जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु शिष्य एकेडमी में। साथियों, हम लोग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो पूरा पेपर था वो सॉल्व कर चुके थे। आई होप आप लोगों ने पूरी वीडियोस देखी होंगी पिछली। उसी क्रम में हम लोग आज सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2021 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 2021 का पेपर से। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन कथन है? केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। आप भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि आरबीआई हमारे यहाँ क्या है, एक ही है, और वो सारे जो अदर बैंक्स हैं उन लोग को क्या करता है, उन पर नियंत्रण रखता है या फिर विनियमित करता है या फिर उनको पैसे वगैरह जो भी उनका जो काम रहता है वो सारी चीज़ें करता है। तो केंद्र सरकार ही करेगी, क्योंकि देश में सबसे बड़ी संस्था ही केंद्र सरकार होगी। मान लो फॉर एग्जांपल आपको नहीं भी पता है, मैं ये नहीं कहता कि आपको पता ही हो, नहीं भी पता है, होल्ड करो, रुको जरा। फिर देखो सेकंड कथन में, दूसरे कथन में, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आपने, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हम लोग शुरुआत ही करते हैं पॉलिटी से, है ना, लक्ष्मीकांत बुक लाएंगे वगैरह। तो क्या हम पूरी लक्ष्मीकांत में आरबीआई और वो सारी चीज़ें कभी पढ़ते हैं क्या? ठीक है, नहीं पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये, पहला बुद्धि तुम्हें ये लगाना है। दूसरी बुद्धि ये लगानी है कि हमने कभी भी पॉलिटी वाले जब हम क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार या ऐसे कुछ को जो वर्ड्स हैं वो आते हैं तो हम उसे गलत मानते हैं। सिंपल, हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इसे गलत माना। अब यहाँ से जैसे हमने इसे गलत माना, देखें कि यहाँ पर दो कहाँ कहाँ पर है। देखें, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, सभी को कैंसिल कर दो, काट दो, और तुम सीधा अपने आंसर पर पहुँचोगे। तीसरा पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी देखते हैं। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है ना। आरबीआई अधिनियम दो देखो, 1934 में अधिनियम है, तो 1935 में भी जो है पारित हो। ठीक है, दोनों डेट्स याद रख सकते हैं, 5 और 4। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, नियोजित अनियत मजदूर। ठीक है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसा समझो, अनियत मजदूर मतलब जो भी रजिस्टर्ड मजदूर वगैरह नहीं है उनको। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपके रेडी वाले हैं, मजदूर हैं, जो भी नॉर्मल जो फ्रीलांसिंग का, ऐसे जो किराने की दुकान वाले हैं, क्या उन सबका पीएफ कटता है क्या? जनरल खुद की लैंग्वेज में या फिर खुद के जो अपना आसपास का जो सराउंडिंग्स है हमारा, उससे देखो क्या उनका पीएफ कटता है? और सभी का कटता है। बोल रहा है कि सभी अनियत मजदूरों का कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार। नहीं करता ना, तो इस वजह से हम पहले को ही यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे या फिर गलत कर देंगे। तो देखो, जैसे ही हमने पहला गलत किया, गया गया गया, और हम हमारे आंसर पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो क्या है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। ये तो सही है ना। अभी हमारी दिवाली गई है, दिवाली में जो पेंटर्स आते हैं, मजदूर आते हैं, उन लोग का जो नियमित कार्य समय आपने देखा होगा कि हमारे मजदूर लोग क्या करते हैं, सुबह आएंगे 8 साढ़े 8 तक, खैनी वैनी मलेंगे, फिर थोड़ा चाय वाय पियेंगे, उसके बाद में जो है शाम 5 बजे अपना जो है हाथ पैर मुंह धो करके रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए, और तुरंत उनको या तो पैसा दो या फिर जो है अकाउंट में उनके चलता रहता है, वो सिस्टम है। तो सभी के लिए तो बराबर ही है, जो भी काम कर रहा है आदमी, सबके लिए एक नियत कार्य समय है, नियमित कार्य समय है, और समय भुगतान के हकदार है, और वास्तव में भुगते हैं, है ना। तो दूसरा तो ऐसे ही सही। हालांकि देखो हम आंसर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन आंसर तक पहुंचने के लिए हमारा थॉट क्या होना चाहिए वो भी देखना है हमें, है ना। तीसरा देखें, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। देखो, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा नोटबंदी और जो भी मेनली जो नियंत्रण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, कौन निर्दिष्ट करता है?
सरकार ही करता है अधिसूचना के माध्यम से। क्या करे, कोई प्रतिष्ठान, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। सरकार कर सकती है भाई कि हाँ यूपीआई वगैरह जो भी उसकी मर्जी है वैसे भुगतान करेगा, कैश से नहीं चलेगा, है ना। देखो आंसर तक हम इस तरीके से पहुंच गए। हमारा आंसर है बी। हमें आंसर से मतलब नहीं रखना है, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ। हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें हमें मतलब रखना है आंसर हमें कैसे लाना है ना। हमें आंसर तक पहुँचना है, ना कि आंसर हमने आंसर हमको कैसे लाना है। आंसर हमको लाना है तो हमें ये सीखना है कि वो कैसे आया है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आंसर कहाँ, आंसर तक हमें कैसे पहुंचना है। आंसर लाना तो आप लोग कितनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर, इसका आंसर है, लेकिन नहीं, हमें आंसर कैसे लाना है वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है ना। और वो पहुँचेंगे हम कहाँ से, जब तक हमारी जो है थॉट प्रोसेस ठीक मजबूत नहीं हो जाती। और हम उसी थॉट प्रोसेस को मजबूत करने के लिए यहाँ पर ये सीरीज चला रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखें, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। मतलब देश में आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी के मतलब देश में पैसे की कमी है ना, पैसे की कमी है। देखो तो ए ऑप्शन क्या है, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। ब्याज दर में वृद्धि होगी, है ना, फॉर एग्जाम्पल ब्याज दर में वृद्धि होगी तो। और आर्थिक मंदी का सबसे सिंपल क्या चीज़ है, मार्केट में पैसा फैलाना। मार्केट में पैसा कैसे फैलेगा, जब तुम जो है भाई क्या करोगे, मार्केट में पैसा तभी फैलेगा ना जब सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ या तो ब्याज कम करे, ब्याज दर कम करे, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लो, लोन लेकर के जो है अपना जो भी काम है वो कर सको, है कि नहीं। हमने देखा होगा रेपो रेट में पढ़ा है, ठीक है, फिर उतने से रिवर्स रेपो रेट वगैरह पढ़े हैं, तो हमने तो क्या देखा है कि जब रेपो रेट बढ़ता है तो रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होता है, लोन लोग कम लेते हैं, लोन लोग कम लेंगे तो फिर मार्केट में पैसा कम जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें आर्थिक मंदी करनी, आर्थिक मंदी के समय मतलब इसको हमें से इससे बाहर निकलना है तो हमें क्या करेंगे भाई, मार्केट में पैसा जाना है ना, तो ब्याज दर बढ़ेगा। अगर ब्याज दर में वृद्धि होगी तो लोग पैसा ही नहीं लेंगे तो फिर आर्थिक मंदी तो बनी रही, है ना। तो पहला तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा। सेकंड देखो, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, आर्थिक मंदी चल रही है पूरी तरीके से, है ना। तो सरकार का दायित्व ये होगा कि सार्वजनिक परियोजनाएं चलाएं। फॉर एग्जांपल कहीं पुल बनवाएगी, कहीं पे रोड बनवाएगी, कहीं पे कुछ बनवाएगी, कभी कुछ बनवाएगी, तो वहाँ से क्या होगा, देखो दो चीज़ होगी, एक तो रोजगार सृजन होगा, है ना, रोजगार होगा, रोजगार सृजन से होगा क्या, लोगों के पास पैसा आएगा, और लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट में जाएगा तो वो सर्कुलेट होता रहेगा, है ना, एक चक्रीय व्यवस्था पूरी बन जाएगी। तो मतलब सरकार का काम क्या होगा, सार्वजनिक परियोजना पर ऐसा नहीं कि हाँ खुलेआम पैसा बांट दो, उससे मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी, है ना, फिर आर्थिक मंदी से तो निकलो मुद्रास्फीति बहुत हाई हो जाएगी, है ना। तो हमें वो भी नहीं चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। क्यों करेगी, क्योंकि मार्केट में पैसा हमें पहुंचाना है ना, मार्केट में पैसा पहुंचाना है, उसके लिए सरकार क्या लेती है, जिसे हम बोलते हैं विस्तारवादी नीतियाँ। सरकार की विस्तारवादी नीतियाँ वो जो है अपनाएगी, ठीक। सी ऑप्शन देखते हैं, करों की दर में वृद्धि कर दे लेकिन साथ साथ ब्याज दर में कमी, टैक्स रेट बढ़ा दे, ये क्या बोलते हैं उसको, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, फिर दोनों तो बात एक ही हो गई। हो सकता है कि दोनों कम कर दे तो कुछ फ़ायदा होगा, है ना, कि टैक्स रेट भी कम कर दे और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम कर दे, तो क्या हो सकता है कि हाँ कुछ लोग लोन लेकर के अपना जो भी है मार्केट में पैसा फैलाएंगे। तो यहाँ पर तो वो पॉसिबल नहीं है। और देखो सार्वजनिक परियोजना वे में कमी, हमने इनमें से ऊपर वाले को माना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। अब आ जाए चौथे क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, मतलब बाकी जो चीज़ें हैं अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी, पर किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, मतलब उसका बाजार में जो मांग होगी वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, यदि देखो इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। स्थानापन्न मतलब उसके जैसी या उसको रिप्लेस करने वाली जो भी वस्तु है उसमें वृद्धि हो, ठीक है। दूसरा देखो इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की है
दूसरा, पहला देखो, पहला दूसरा तुमको नहीं आता, मैं वही बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी है। नहीं आ रहा है एक दो ये जो है इसको होल्ड रखो, होल्ड होल्ड होल्ड। जल्दीबाजी करके कहाँ जाना है, एक क्वेश्चन ही तो सही करना है, और वहाँ तो तुमको 50 ही क्वेश्चन सही करने हैं, है ना। तो होल्ड करो, तीसरे पे पहुँचो। तो तीसरा देखो, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि है। मान लो उपभोक्ता की आय में वृद्धि, मतलब तुम लोग की, जब अभी तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो, हम लोग कुछ नहीं है, कल को कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे, हमारे पास आय में वृद्धि होगी, तो क्या हम वस्तु की घटिया किस्म लेंगे, हैं? नहीं लेंगे ना। और वस्तु घटिया किस्म की है तो तुम उसकी मांग कैसे बढ़ेगी, तुम उसके अलावा कोई और चीज़ पे जाओगे, है ना। तो तीसरे को तो तुम क्या कर सकते हो, गलत। और जैसे ही तुम तीसरा गलत करोगे तुम सीधा आंसर पे आ जाओगे। इसकी कीमत घटती, कीमत घटती मतलब आपने देखा होगा बाजार में मांग का मतलब क्या है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हाय तौबा मचा करके लूटने चले जाते हैं। तो उसकी मांग बढ़ी है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखो बाजार मांग बढ़ सकती है बोला है ना। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 5वां क्वेश्चन, भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण विनियमन किया जाता है। होल्ड, नहीं पता, देखते हैं। वे इक्विटी शेयर, अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जो है शहरी सहकारी बैंक पढ़े होंगे तो उसके बारे में आप जानते होंगे। और देखिए उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 कार्य क्षेत्र में लाया गया था। सही बात। देखो राज्य सरकार तुम्हारे बैंकों, देखो बैंक, देखो बैंकों में राज्य सरकार पर्यवेक्षण विनियमन कैसे करेगी, खुद सोचो। बैंकों को किसने उतना अधिकार दिया है कि सॉरी, राज्य को जो है वो सीधा नियम पर्यवेक्षण में विनियमन करेगा उसका, है ना। तो इसको तो तुम कर दो गलत, और जैसे ही तुम करोगे गलत तुम्हारे आंसर तक पहुंच जाओगे, है ना। देखो कुल मिलाकर के तुमको बस ये थोड़ा थोड़ा सोचना है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गलत होंगे, है ना। जब हम पेपर में सॉल्व करेंगे उस वक्त गलत होगा, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ हम उतनी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं, थोड़ा सा नॉलेज ले करके जाएं, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन सही हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से, मुद्रास्फीति, मतलब इन सारी चीज़ों पर जो है हमारा जो बॉन्ड यील्ड होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। क्यों होता है, देखो अभी अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, फिर अमेरिका को जो फेडरल रिजर्व है वहाँ पर अगर कुछ भी कार्रवाई होती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है, तो हमारे भारत में भी जो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और आरबीआई और मुद्रास्फीति ये तो जाहिर सी बात है कि जब भी इन पर कुछ ना कुछ या तो प्लस में जाए या माइनस में जाए, अपना कोई भी नीतियाँ वगैरह लाएंगे तो सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में प्रभावित तो होगा ही होगा, है ना। इस वजह से इसके आंसर तक हम पहुंचेंगे। हमारा आंसर है डी। देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो मैं वापस कह रहा हूँ 2021 का पेपर थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा टफ है अदर मायनों में, जो पेपर्स आए हैं उनसे, है ना। तो हमें यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, आंसर वगैरह क्वेश्चन वगैरह के पीछे नहीं भागना है कि वो हाय तो वो मचाने लग जाए, है ना। तो देखें 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार या डिपोजिटरी प्राप्तियां और निवासी विदेशी जमा, उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में, विदेशी प्रत्यक्ष मतलब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सम्मिलित किया जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एफडीआई हम लोग शायद एफडीआई एफपीआई वगैरह पढ़ते ही रहते हैं। तो वहाँ पर देखो अनिवासी विदेशी जमा कभी पढ़ा है क्या, कि किसी बैंक में हमने या फिर किसी बैंकर ने हमारे इंडिया में जो है पैसे जमा कर रखे हैं, क्या वो जमा पैसा निवेश है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना जो है
पैसा जो है किसी बैंक में जमा कर रखा है, तो क्या वो पैसा जमा जो आपने किया है वो निवेश है? निवेश का मतलब होता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा या फिर मुनाफा मिलेगा, मुनाफा या फिर हटा दो उसको, जो है ब्याज वगैरह करके कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब जितना आपने डाला है उससे ज़्यादा की आप ख्वाहिश करते हैं, तो जमा आपने करा है तो उस जमा का आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ख्वाहिश होगी क्या? या फिर उसको आप निवेश समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। और नहीं समझेंगे तो देखो फोर्थ तो हम काट ही देंगे यहाँ से। अब देखो, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड और कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, यहाँ तो निवेश की ही बात कर रहा है ना? तो अब हमारे पास ए एंड बी है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देखो, प्रीलिम्स पूरा पॉसिबिलिटीज़ और जो है प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रायिकता का खेल है, आप कितना क्वेश्चन तक खेल जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो 3 में से दोनों ही गलत होने के चांसेस कितने होंगे और एक गलत होने का चांस कितना होगा? मतलब केवल 3, यहाँ पे 1 2 3, इन दोनों में से मान लो एक गलत हो सकता है लेकिन दूसरा तो सही होगा, है ना? और बिल्कुल सिंपल लाइन्स हैं, जब भी हम एफडीआई पढ़ते हैं तो इस तरीके की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम इनको तो गलत नहीं कर सकते। इन दोनों में से एक भी हिंट करिए कि यार इन दोनों में से एक तो सही होना चाहिए या एक सही है, तो हम ऑटोमेटिक हमारे आंसर तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक? 7वें नंबर के क्वेश्चन तक आंसर निकाल लेंगे। फिर आ जाओ 8वें पर जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? देखें, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, मुद्रा का अवमूल्यन मतलब उसका रेट गिर जाना, है ना? उसका रेट क्या हो जाना? गिर जाना। देखो, विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। विदेशी, देखो विदेशी बाजारों में, फॉर एग्जांपल ये विदेश है, मान लो आपका जो भी मन पसंदीदा देश है, फॉरेन कंट्रीज लिख देता हूँ मैं, ठीक है? घरेलू निर्यात, घरेलू निर्यात का मतलब होता है, और ये हमारा इंडिया, निर्यात का मतलब क्या होता है? पैसा बाहर भेजना, यहाँ से पैसा जाएगा या फिर निर्यात होगा, तो प्रतिस्पर्धात्मक तो बढ़ा देगा। मतलब फॉर एग्जांपल पहले ये $1 में बहुत थोड़ा कम सामान खरीदता था, लेकिन अब $1 में ज़्यादा सामान खरीद पाएगा, तो प्रतिस्पर्धात्मकता तो बढ़ेगी ना। मतलब सामान वगैरह जो ज़्यादा उसको होगा ना, तो विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? कि मतलब उनके हिसाब से सामान वो लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि रुपया गिरा है, आप लोग भी जानते हैं, है ना? तो पहले को तो हम सही मान सकते हैं। दूसरा देखो, सेकंड देखो, घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। अब यहाँ पे तुमको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो है थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, तो 8th में जब हम इंग्लिश में देखें, इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब जो भारत की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी फॉरेन वैल्यू क्या करता है? बढ़ाता है। आपका पैसा गिर रहा है तो उसके बराबर, उससे बढ़ाएगा कैसे? आपके फॉरेन जो वैल्यू, फॉरेन जो है करेंसी है उसकी वैल्यू से कैसे बढ़ाएगा? चांस ही नहीं है ना भाई बढ़ाने का। तो तुम यहाँ से तो सेकंड को कर दो गलत। अब दूसरा देखो, व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तुम्हारा पैसा गिर रहा है तो व्यापार संतुलन में सुधार कैसे लाएगा? एक का डॉलर और जो भी अन्य करेंसी हैं वो बढ़ती जा रही हैं और तुम्हारा जो है नीचे जाता जा रहा है, तो इम्बैलेंस होगा ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, या फिर एक यहाँ है एक यहाँ है, तो कैसे वो जो है व्यापार में सुधार लाएगा, है ना? तो तीसरा भी गलत करोगे तो फिर से हम लोग हमारे आंसर तक पहुंचेंगे। देखो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बार बार वही कहूँगा, जो हम लोग पढ़ करके जाते हैं वो कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेकर के जाना है, थोड़ा सा यूपीएससी वाला कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा जो है नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट, खत्म, ठीक है? जो कि हम यहाँ से सीखेंगे और तभी हमसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो, भारत में काले धन के सृजन निम्नलिखित से प्रभाव में भारत की चिंता का प्रमुख कारण है। आपने ब्लैक मनी का नाम सुना होगा। ब्लैक मनी क्यों भारत के लिए चिंता का कारण है? क्योंकि उससे सरकार को टैक्स नहीं मिलता, खत्म बात। आप लोग जानते हैं भाई, इतनी बार सुना होगा ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का साधारण सा मतलब समझे तो क्या, कि सरकार की नज़रों में नहीं आया, सरकार की नज़रों में नहीं आया तो सरकार को नहीं मिला,
टैक्स नहीं मिला है, और टैक्स नहीं मिला है तो फिर वो ब्लैक मनी के नाम से जानी जा रही है ना। तो क्या उसके अंदर देखो, स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का उपयोजन, क्या मतलब कुछ भी, और वो सरकार की चिंता का कारण बोल रहा है ना। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात गहरे सोना इत्यादि का क्रय, देखो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमने देखा है कि लोग ब्लैक मनी का जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड घर वगैरह वो सब खरीद लेते हैं, हीरे जवाहरात वगैरह खरीद लेते हैं, और राजनीतिक दलों को बड़े बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास करते हैं। लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई अदर जो टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें तो पढ़ नहीं रहे। तो देखो डी, देखो कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, धन के, और ये तो काले धन के सृजन से, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला काला धन भारत के लिए इस या फिर किसी भी देश के लिए इस वजह से खराब है क्योंकि उससे राज्य सर या फिर उससे जो सरकार है उसको टैक्स नहीं मिलता है ना। तो हम लोग जो पढ़ा है उसके नॉलेज पे जाएंगे इस क्वेश्चन पे, ज़्यादा पीछे नहीं भागना है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है वगैरह करके, है ना। 9th क्वेश्चन पहुंच जाएंगे हम इजीली। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये सब, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बस हमें हमारा जो बुद्धि है ना इसको जागरूक करके रखना है, इसको जगा करके रखना है बस। उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। अब आ जाओ जी 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। मुद्रास्फीति कारक का सिंपल सा मतलब है महंगाई। निम्न में से ऐसा क्या हो जिससे क्या हो, अपने प्रभाव में क्या हो, मुद्रास्फीति कारक मतलब महंगाई बढ़ा देगा। देखो सार्वजनिक ऋण की चुकौती, सार्वजनिक जो ऋण था वो चुका दिया, उससे मुद्रास्फीति कैसे होगी भाई, महंगाई कैसे बढ़ेगी उससे। फिर दूसरा देखो, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, जनता से उधार, सरकार का बजट जो है घाटे में है उसको उबरने के लिए क्या जनता से पैसे लेती है क्या, जो भी संस्था है वगैरह जो भी है, नहीं लेंगे ना। और वित्तीयन के लिए हाँ हो सकता है कि उसने कुछ बॉन्ड बेचे हों, बॉन्ड बेच करके तुमसे पैसे लिए हों, लेकिन वो अपने आप में तो मुद्रास्फीति कारक नहीं है। ऊपर वाली लाइन को पढ़ते चलो, अपने आप में तो अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति तो नहीं होगा ना। फिर देखो बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, कैसे, ना जनता से लेगी ना बैंक से लेगी। और दूसरा देखो यहाँ बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, मतलब देखो घाटा है, सरकार क्या कर रही है कि अभी इससे रिलेटेड ही हमने ऊपर क्वेश्चन देखा है सरकारी परियोजना में वृद्धि वाला। तो यहाँ से हमको ये देखना है अगर सरकार, तो हमने एग्जाम्पल सुने होंगे, कोई तो देश था मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर उसने अपनी मुद्रा जो लोगों को अमीर बनाने के लिए या फिर जो आर्थिक मंदी वगैरह से निकलने के लिए क्या किया था उन्होंने, नोट छाप दिए। नोट छाप दिए तो सबके पास पैसा आ जाएगा, और सबके पास पैसा आ जाएगा तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होने लगेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी ना, लोग अपना अपना जो रेट है वो सब बढ़ा देंगे, आटा ऊपर जाएगा, फिर आटा का रेट बढ़ा देंगे, सब कुछ का रेट बढ़ जाएगा। तो कैसे जो है तुम कह सकते हो कि मुद्रास्फीति कारक नहीं होगा, मुद्रास्फीति नहीं होगी। और ये तो हम जब पढ़ते हैं तभी हम लोग देख लेते हैं ना, इकोनॉमिक्स थोड़ा तो पढ़ने का विषय है, हमें वो पढ़ना है ना। चलें देखते हैं आगे 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। मुद्रा गुणक मतलब बैंकों में कैसे पैसा आगे बढ़ता जाएगा, 100 का 110, 110 का, फिर उस हिसाब से जो पैसा बनाएगा। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि मतलब CRR में वृद्धि, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होगा माना। RBI में कैश रिजर्व रेशियो अनुपात में वृद्धि होती है, उसके पास पैसा आता है, ठीक है। फिर देखते हैं बैंकों के सामूहिक SLR में वृद्धि, लेकिन ये पैसा कहाँ जाएगा भाई, देखो CRR जो इम्पोर्टेंट होता है ना, CRR मुद्रा गुणक में काम आता है कि इतना पैसा जो है तुम्हारे पास रहना चाहिए, उससे जो है बैंक जो है मनी जो मुद्रा गुणक का काम करता है ना, किसी को लोन दे करके, और उसका जो है उस तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो SLR मनी। फिर देखो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि और देश की जनसंख्या में वृद्धि से मुद्रा गुणक में क्या मतलब है, कुछ फायदा है। वहीं देखो
सी देखो, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, मतलब आपके पास 200 रुपये है ना, उस 200 रुपये को आपने अपने पास ही रखा है, तो क्या उससे अर्थ मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी? खुद सोचो, वो तो आपके पास पड़ा का पड़ा, ये 200 रुपये हैं तो वो 200 रुपये ही हैं। और CRR, जब वो आप पैसा जमा कराओगे बैंक में पैसा जमा कराओगे तभी तो वो CRR जाएगा, उसके अंदर से कुछ अमाउंट बचाएगा और कुछ अमाउंट का जो वो लोग वो करेंगे, आगे व्यापार करेंगे या फिर मुद्रा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, या फिर आगे लोन वगैरह देंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। तो जरूरी इसके लिए क्या है, ए ऑप्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तब तो, है ना। तो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट देखो 12th, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारण, मांग मतलब आपके पास सामान कम है, चाहिए, मतलब मांग ज़्यादा है आपकी कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, है ना, और लोगों में मांग ज़्यादा हो गई। देखो, विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांकन, मजदूरी, उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर। अब देखो, बढ़ती ब्याज दर से कैसे, बढ़ती ब्याज दर बढ़ेगी तो पैसा आपके पास कम होगा, और पैसा कम होगा तो आप कोई चीज़ खरीद ही नहीं पाओगे, और खरीद ही नहीं पाओगे तो वहाँ पे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तो आ ही नहीं सकेगी ना, है कि नहीं। तो बढ़ती ब्याज दर को तुम यहाँ से जैसे ही काटोगे ना, तो देखो 5 कट जाएगा आंसर, और वो भी नहीं समझ आ रहा है तो देखो मांग प्रेरित कह रहा है ये, मांग प्रेरित में देखो कह रहा है उच्च क्रय शक्ति। देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उच्च क्रय शक्ति मतलब तुम्हारे पास दबा करके पैसा है, बहुत पैसा है, और जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो बहुत चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है, iPhone 17 Pro Max लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, पता नहीं फलाना टिमकाना जो भी मार्केट में मिला वो लूँगा। तो वहाँ पर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं है? तो देखो 4 तो तुम्हारा ऑटोमेटिक सही है ना, तो जहाँ जहाँ 4 नहीं है तुम तो पहले ही उसी को हटा दो, एक तो ये हट जाएगा। दूसरा, विस्तारकारी नीतियाँ जहाँ होंगी, विस्तारकारी नीतियाँ हमने देखा हो कि सरकार जो है परियोजना में वृद्धि करेगी, पैसा देगी, मार्केट में पैसा फैलाएगी, तो लोगों के पास फिर से वही बात, क्रय शक्ति करने की क्षमता होगी, क्रय शक्ति करने की क्षमता होगी तो मांग प्रेरित, तो चीज़ें खरीदेगी तो मांग होंगी, और मांग होगी तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी, तो एक तो होगा ही होगा। 1 और 4 कहाँ कहाँ है वो देखो, 1 और 4 साथ में यहाँ पर है और यहाँ पर है, और 5वां हमने यहीं पर गलत कर दिया, तो तुम आंसर ऑटोमेटिक डायरेक्टली 1 2 4। अब एक और चीज़ तुमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, देखो जहाँ पर हमको ना थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना, और ये तुमको जो केवल कितने युग्म सही हैं 2023 में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पर काम आएगा। 5 बराबर 3 इसकी तरफ तुम्हें ज़्यादा जोर देना है, 5 बराबर 3 या फिर 5 का 3 5 का 3 5 का 3 ऐसे रटते जाओ, है ना। तो इसके आंसर तक हम पहुंच जाएंगे 1 2 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल और भारत सरकार का ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। जब भी हम ये डीमैट और जो इस टाइप के चैप्टर जो पढ़ते हैं कैपिटल वाले वगैरह, तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि हाँ हम लोग टी बिल में भी निवेश कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह जो भी होती हैं, प्रतिभूतियाँ वगैरह होती हैं, तो भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो इसमें कोई वैसा झोल वाली सिस्टम या झोल वाली जो बात नहीं है। तो जहाँ पर 3 नहीं है पहले तो उसे काट दो तुम लोग, सॉरी 1 नहीं है उसे काट दो, तो भाई लोग काट दिया हमने। अब हमारे पास 1 है और 2 है, इसका मतलब तीसरा हमारे यहाँ से गलत हो गया है, ठीक है। अब देखो, बातचीत सत्ताई लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। हम जब भी पढ़ते हैं तो RBI और जो सरकारी प्रतिभूति
इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक जिसे हम बोलते हैं, है ना, जी सेक। तो वो काम का, ठीक, तो वो तो करता ही, तो इस वजह से तुम 1 और 2 पर जाओगे। देखो यहाँ पर भी 3 = 3 का 2 सिस्टम हुआ। तो ऐसे ही हम बहुत जगह पर ना एक ही जो हमारे पॉइंटर्स हैं हम वो देखते रहेंगे कि कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें पूछ रहा है। फिर देखो 14 में, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल एवं स्वच्छता में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त संसाधनों को लागू करता है। इसमें किसी टाइप का तुमको दिक्कत लग रहा है? आई होप नहीं लग रहा हो, है ना, कि जल की बात करें और स्वच्छता तो होगी, जल और स्वच्छता के साथ में। तो पहला तो सही है, पहला जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दो, तुम्हारा ऑप्शन भी हट गया। देखो यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया। देखो जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन, आयोग से संबंधित ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो लगभग वो गलत होती हैं, लगभग वो गलत होती हैं। और खुद से सोचो ना, ये वाटर क्रेडिट में कि WHO और वर्ल्ड बैंक का क्या काम है कोई काम नहीं होगा। तो इस वजह से तुम इसको काटो, सेकंड गया, जैसे ही तुम हटाओगे आंसर तक पहुंच जाओगे 1 और 3। यहाँ से हमको क्या देखना है, ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन, इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं उसे हम क्या करना है, गलत करना है, ठीक है। अब आ जाओ 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। मतलब केंद्रीय बैंक बोले तो RBI लास्ट रिसोर्ट में क्या करता है। देखो अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करा। क्या RBI कभी व्यापार एवं उद्योगों को, उद्योगी जो होते हैं उनको लोन देता है क्या? RBI कब से इन लोगों को लोन देने लग गया भाई, खुद सोचो। RBI ने क्या अब तक, RBI बैंकों को देता है ना, RBI बैंकों को जो भी सारी चीज़ें चाहिए रहती है उनको देगा, किसी भी कंपनी को उठा करके थोड़ी दे देगा कि हाँ भाई व्यापार करना है तुमको RBI से पैसा ले लो, नहीं देगा ना। तो तुम पहले को तो गलत कर दो, जैसे ही पहला गलत किया तो अभी तो एक ही गलत हुआ है ना। अब दूसरा देखो, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल नीति उपलब्ध कराना, ये तुम लोगों ने पढ़ा है ना, कि बैंकों को जो है लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में काम करता है, मतलब अंतिम उधारदाता है कि लास्ट में पैसा देता है ना। तो सेकंड तो सही है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि 2 3 भी है, तो तुम इसको हटा सकते हो केवल 3 को, क्योंकि 2 है तुम्हारे पास। अब तुम्हें तीसरा देखो, बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। ऐसा कभी कभी हमने आगे पढ़ा था, सेम देखो एक ही कॉन्सेप्ट 4-5 क्वेश्चन आए हैं। हमने स्टार्टिंग से 15 नंबर के क्वेश्चन तक देखा है, तब तक हमने सारे क्वेश्चन देखे हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार वही ऋण बैंक, फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो सारी चीज़ें। तो क्या ऊपर वाली लाइन में देखो कहाँ किया था हमने, देखो यहाँ पर भी था, यहाँ भी गलत था, तो यहाँ पर भी देखो सेम लाइन दिया कि नहीं, बजटीय घाटों के लिए वित्तीय सरकार को ऋण देना। सरकार को बजटीय घाटों के लिए कब से RBI ऋण देने लग गया भाई, नहीं देता है ना। तो नहीं देता है तो काटो, फिर जैसे ही काटोगे तुम तुम्हारे आंसर तक पहुंच जाओगे, केवल 2 है ना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे जो है एनवायरनमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास और भी कोई सजेशन है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, है ना। और UPSC CSE 2026 के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आई होप आप लोगों ने CSET के लिए भी या CSET पर भी काम करना चालू कर दिया होगा। और अगर नहीं किया है तो एक सर हैं जिन्हें मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, गौरव नागर सर, द कोर IAS के, जो कि अभी UPSC CSE के जो CSET और मैथ्स के जो क्वेश्चन जो PYQs आए हैं उसे सॉल्व करवा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा, और बहुत ही इफेक्टिवली बहुत तरीके से अच्छे से पढ़ा रखा है उन्होंने, है ना। तो आप जाएं, जैसे हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी वो तुम्हें मैथ्स के सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बताएंगे, क्योंकि वहाँ
और कैलकुलेशंस एंड वो सारी चीज़ें तुमसे यूपीएससी नहीं मांगता है। इसी चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उस उनके जो चैनल है उनके लिंक, आप प्लीज़ जाएं और वहाँ से उन्हें देखें। और दूसरी चीज़ कि प्रीलिम्स 2026 के लिए पीवाईक्यू के साथ साथ एक ज़रूरी है एक तरीके से एक सराउंडिंग्स आपका जो माहौल बनाए रखना पेपर के जैसा, और उसके लिए आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। मेरी पर्सनली जो टेस्ट सीरीज़ की तरफ रुझान है और द कोर आईएएस की तरफ, जहाँ श्री अमित जैन जी सर आप लोग को पर्सनली गाइड करते हैं, जहाँ पर हमको टेस्ट के साथ साथ पीवाईक्यू डिस्कशंस मिलते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो क्लासेस रहती हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो है अधिकतर अटकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी में वाला जो चैप्टर है, तो उस तरीके के जो चैप्टर्स हैं अमित सर खुद वो क्लासेस तुमको पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आते हैं वो चलती है। और वहाँ पर जो है टेस्ट के साथ जो आपकी एनसीईआरटीज़ की जो टेस्ट वो अलग तरीके से दे रखे हैं, है ना, वो अलग टेस्ट होते हैं बकायदा उनके 50-50 क्वेश्चंस के। तो ले दे करके आपके 60 से 70 टेस्ट जो हैं वहाँ तक आपके पहुँच जाते हैं। और सी सेट का मैंने आपको बता ही दिया। तो आप लोग जो द कोर आईएएस का प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम जो है चल रहा है, 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और आगामी 2026 का जो पेपर है उसमें अपना परचम लहरा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और आगे भी इस तरह से प्यार बनाए रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।